बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज हमने लाइव बराह रास्त कार्रवाई देखी। बल्ले के निशान के हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। जजेस ने भरपूर किस्म के सवालात पूछे, PTI वकला ने भरपूर किस्म के दलाइल भी दिए, लेकिन कुछ मौक़ों पर ऐसे लगा कि जज साहिबान की जानिब से इतने सवालात पूछे गए, लगता कुछ ऐसे था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको सही तरह से खंगाला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी आइन है उस पे हवाले से एक एक सवाल पूछा गया, एक एक जिरा की गई। कभी फॉरेन फंडिंग केस पे जजेस चले जाते तो कभी पार्टी आइन की बात होती, कभी इलेक्शन की बात होती, और कभी अकबर एस बाबर का जिक्र आ गया तो उस पर भी पूछा गया कि उन्होंने पार्टी कब छोड़ी। हामिद खान साहब ने कहा कि जी पार्टी तो वो छोड़कर चले गए, पार्टी के खिलाफ हो गए। फिर जज साहब ने कहा कि जी आप उनका पार्टी जाने का नोटिफिकेशन दिखा दें, इसका सबूत रखें, इसका रिकॉर्ड रखें। बड़ी बारीक बीनी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने एक एक सवाल पूछा पार्टी आइन के हवाले से। लेकिन अक्सर ये सवाल भी उठता है और ये सवाल सामने भी आता है, पाकिस्तान के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने थे। 2 सूबाई असम्बलियाँ हमारी टूट गई, 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सके। इसी मुअज़्ज़िज़ जुडिशरी ने इंतखाबात करने का कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ बहाने बनाए, इलेक्शन नहीं हो सके। लेकिन किसी की जिम्मेदारी को फिक्स नहीं किया गया। दूसरी बार मामला जब जनरल इलेक्शन के हवाले से आया, उसमें भी 90 दिन की डेडलाइन क्रॉस होगी। ये 6 नवंबर को इलेक्शन होना था, लेकिन ये इलेक्शन नहीं हो पाया। पाकिस्तान का आइन टूटा, मुअत्तल हुआ। जाहिर बात है, अगर आपके आइन में दर्ज है 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, 91 दिन के अंदर नहीं हो सकते, 92 दिन के अंदर नहीं हो सकते। उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का एक इजाफी नोट भी था जिसपे उन्होंने कहा कि अपने ओथ से संगीन खिलाफ वर्जी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और सदर पाकिस्तान ने। उनकी जिम्मेदारियों का किसी का तयन नहीं किया गया, किसी को सजा नहीं दी गई, किसी से इस तरह के सवालात नहीं पूछे गए कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन क्यों नहीं करा सके। लेकिन यही सवालात आज हमने PTI की जो हेयरिंग थी बल्ले के निशान के हवाले से, यही सवालात चीफ जस्टिस साहब ने बड़े भरपूर तरीके से पूछे। काश ये उस वक्त भी सवालात उठाए जाते कि पाकिस्तान का आइन कैसे मुअत्तल हुआ, और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन देखते हैं मामला इस हवाले से क्या होता है। आज खान साहब ने कोर्ट के अंदर सहाफ़ियों से कुछ बात भी की। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान के तहत हो रहा है। साथ में उनका कहना था रजीम चेंज की वजह से, ऑपरेशन रजीम चेंज की उनको सजा दी गई, जनरल बाजवा की जानिब से कहा गया कि अगर उनकी बात ना मानेगी तो 30 सीटों तक महदूद कर दिया गया। आज के प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बात होगी। क्या इलेक्शन कमीशन कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया? क्या उनके ऊपर दबाव है? कहीं से कोई इंस्ट्रक्शंस हैं PTI के हवाले से जो बल्ले का निशान है वापस ले लिया जाएगा? इसमें 9 बजे तक जो इंतखाबी निशान आज अलॉट करने इलेक्शन कमीशन ने 9 बजे तक की तोसी कर दी गई है। अब देखते हैं कि पार्टी के पास से ये निशान होता है क्या, जो भी फैसले आते हैं इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं। राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, आपका ताल्लुक है। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। ओन अब्बास बप्पी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये आपको क्या लग रहा है, ये जो बल्ले का निशान है वोटर कंफ्यूज है अभी तक, क्योंकि सारी बात है सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा और वही आखिरी और हतमी डिसीजन होगा, तो कोई PTI ने सेकेंड ऑप्शन के लिए तैयारी की है कि बल्ला नहीं होता तो फिर क्या होगा? प्लान्स तो बहुत सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक प्लान हमने कोशिश भी किया और आपने शायद देखा कि नजरियाती वाला आज जिस जांफिशानी से इलेक्शन कमीशन ने उस प्लान को शूट करने की कोशिश की, प्लान भी ये था कि अगर बल्ला शूट ऑन हो जाता है तो आपको जैसे पता है शाम 4 बजे तक हमने टिकट जमा करवानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग की वजह से वो डिले हो गया। तो हमने बल्लेबाज, क्योंकि हमारे पास एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का हमारे पास प्लान भी अवेलेबल था, हमने टिकट से शुरू कर दी। लेकिन जितनी जल्दी से आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने उसके वाले से भी नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जी जो शख्स PTI से है और वो PTI नजरियाती का करा उसके टिकट कैंसिल हो जाएंगे। आप ये सोचें कि इस मतलब पूरे पाकिस्तान अगर कोई इदारा काम कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है, और वो सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है आपके लिए ही काम हो रहा है सिर्फ इस वक्त। नहीं, मुझे तो लगता है, मैं समझता हूं कि बाकी सारी जमातों को छोड़ के इलेक्शन कमीशन खुद क्यों नहीं लड़ लेता और ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना खुद वज़ीर आज़म कैंडिडेट ही बन जाए, बाकी जमातें छोड़े ना, किसी की कैंपेन है, जो कुछ हो रहा है यही कुछ कर रहा है। यानी कि आप देखें हमें 2.5 महीने तक इलेक्शन कमीशन ने फंसाई रखा कि जी आपने इलेक्शन कराने ने, और फैसला महफूज करके रखा। फिर कहा जी 20 दिन में इलेक्शन करवा ले। फिर जब इलेक्शन करवा लिए, जी इलेक्शन ठीक नहीं है भाई, इलेक्शन क्यों नहीं ठीक? पेशावर में हो गए जी, पेशावर के ग्राउंड में क्यों करा दिए, दफ्तर में क्यों नहीं कराए?
लाहौर में करवानी चाहिए थी। 500 लोग आए जी, 800 लोग क्यों नहीं आए जी? फलाने लोगों को आपने लड़ने क्यों नहीं दिया? जब उन्हें कहा जी बाकी सारी जमातों में बिला मुकाबला नहीं, बाकी जमातें बिला मुकाबला नहीं, तहरीक इंसाफ नहीं लड़ सकती। आप सिर्फ इनका माइंड फ्रेम देखिए कि आज जब पीटीआई ने यह सोचा कि हम किसी एक निशान के पीछे जाके बल्लेबाज पे लड़ते हैं, 1 सेकंड के अंदर उन्होंने फौरन कहा जी नहीं, इनका बल्लेबाज ही लेना। और हैरानी की बात थी आसमा बीबी कि आज पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से लोग खौफ में टिकट जमा कराने गए हैं, मैं इस वक्त ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो या गायब हो चुके हैं या उनकी टिकट छिन चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, और पेपर्स भी छीन के लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल, आज हमने सुना राजा बशारत साहब के भी कोई पेपर नॉमिनेशन पेपर लेके भाग गया। मैं हैरान हूं। देखिए, आपने अवाम को एक नुमाइंदगी का हक देना है, आपने वोटर को राइट देना है कि वो अपनी मर्जी की चॉइस करे। उसने जाके वोट देके पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करना है कि उस पर हुक्मरानी किसने करेगा। अगर इस किस्म के वाकयात होंगे, इस तरह के मामलात होंगे, तो फिर किस किस्म की जमहूरियत पनपी और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान है वो किस डगर पे चलना शुरू हो गया, यह पाकिस्तान की आवाम को और तमाम इदारों को सोचना पड़ेगा। यकीन जानिए, आप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं लड़ रहे, आप पाकिस्तान की आवाम से लड़ रहे हैं। आप उनके जज्बात, उनके एहसासात से लड़ रहे हैं। आज एक एक घर में जाके पूछिए, हर वो एक्शन जो आज आप लोग कर रहे हैं उसके नतीजे में नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। आई होप कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज चीज को समझेंगी, और जितनी बाकी जमातें हैं आई एम श्योर कि वो भी समझ रही हैं कि अवाम में जो इस वक्त गुस्सा है उसका अल्टीमेट नतीजा इन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इसी शायद खौफ और गुस्से से शायद अभी बाकी पार्टीज उस तरह से नहीं निकली। सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ, मुझे जरा आगे भी जाना है राना साहब की तरफ। राना साहब, आप भी जाहिर बात है आपने सारी गुफ्तगू को सुना, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो अभी सारे मामला चल रहे हैं, एक तो पीटीआई के ऊपर जिस तरह से जबर है, क्रैकडाउन है, पार्टी टिकट है, उसके बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला है, ऊपर से बल्ले का निशान नहीं है, तो आपको लग रहा है पोलिटिकल पार्टीज के साथ अगर वो मैदान में उतरती हैं, इलेक्शन के लिए उतरती हैं, तो कुछ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एंड टाइम पे इस तरह के मामलात को सामने लाना, तो क्या वाकई एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है? आप समझ रहे हैं कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि बल्ले का निशान इनको मिलता है या नहीं मिलता, ये पीएमएलएन का मसला नहीं है, ये ईसीपी और पीटीआई का मसला है। और ईसीपी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, और हमें ये जरूर होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हो वो कानून और कायदे के मुताबिक हो, और उसके अंदर कोई ना इनको कोई फेवर दी जाए और ना इनके साथ कोई ज्यादती की जाए। तो जो भी फैसला है उसको देख लेना चाहिए कि क्या फाइनल आउटकम उसकी आती है। देखिए, जहां तक बात है कि इनको क्या दीवार के साथ लगाया जा रहा है या कोई ऐसा मामला है, तो देखिए मैं समझता हूं कि पीटीआई का आज भी क्या मौकफ है 9 मई के हवाले से। देखें, पीटीआई ये कहती है कि 9 मई का जो वाकया है वो हमने तो किया ही नहीं, वो तो लंदन प्लान था, वो तो जो है कोई जो है वो पीएमएलएन उसमें इन्वॉल्व थी या रियासत की साजिश हमारे साथ थी। और पीटीआई का आज भी मौकफ है कि जो हुकूमत थी वो इम्पोर्टेड हुकूमत थी और कोई आलमी साजिश थी। तो मेरे ख्याल से जब ये रियासत खिलाफ बयानियां बनाएंगे, जब ये आज भी नफरत की सियासत को फरोग देंगे, तो शायद ये उसके असरात हैं। अच्छा, मुझे नहीं, लेकिन आप ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं रियासत के खिलाफ अगर गए तो ये उसके असरात है। तो क्या रियासत ने बाकी सोच लिया, ये फैसला कर लिया कि अगर इन्होंने ये काम किए तो बस अब इनको खत्म कर दें, लेकिन जो वोटर है, जो पाकिस्तानी अवाम है, वो फिर कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, बात मैं तो कह रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है शायद इस वजह से ये रिएक्शन इनको जो है वो मिल रहा है, क्योंकि आज भी ये जो जिस तर्ज की सियासत को फरोग दे रहे हैं वो डिवाइसिव है, पोलराइजेशन को जो है वो फरोग देती है और प्रोपेगेंडा और झूठ के ऊपर जो है मबनी है। अब बात यह है कि वोटर के पास बिल्कुल चॉइस होनी चाहिए, और वो मामला इनका ईसीपी के साथ है, अदालतें अवेलेबल हैं। अगर इनको लगता है कि कोई इनके साथ हाई हैंडेडनेस की जा रही है तो वो पीएमएलएन का उसमें कोई लेना देना नहीं है। वो ये अदालतों के दरवाजे खटखटाएं और वहां से जो इंसाफ इनको मिल सकता है मिले। हम जो है हमारा मौकफ ये है कि इनकी सियासत आज भी नेगेटिव है, इनकी सियासत पोलराइजेशन को फरोग दे रही है, इनका जो बयानिया है वो झूठ पे मबनी है, और ये एक नेगेटिव सियासत इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। और जितना नुकसान इन्होंने जमहूरियत को पहुंचाया है, जिस तरीके से आरटीएस बिठा के ये लोग आए और इन्होंने जो स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस दी अदारों को,
वो इनकी काविश की वजह से जो जिस तरीके से असेंबली में ये बिल पास कराते थे, सेनेट में नंबर पूरे कराते थे, तो वो स्पेस इन्होंने गिव अप की, जो कि 2018 में ऐसे अब माहौल नहीं था। आज इनके किए हुए को, जो इनकी तर्ज सियासत थी, वो आज इनके ऊपर, इनके सामने आई। आपको लग रहा है ऐसा इनके साथ शायद आप कह रहे हैं जो कुछ माजी में हुआ, लेकिन चले बप्पी साहब इसकी वजाहत जरूर फरमाएंगे। मुझे जाहिद खान साहब ने ज्वाइन किया है, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं ANP से। सर आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं जाहिद खान साहब। आपको चले मुबारक हो, आपको तो लालटेन का निशान मिल गया, कुछ 20,000 रुपये जुर्माना भी हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, सियासी जमातों को एक पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रखना, इलेक्शन के करीब होते हुए उनको अपने निशान से महरूम कर देना, तो क्या ये अच्छी रवायत है, अच्छी रविश है पाकिस्तान की सियासत की, अगर हम बात करते हैं तो असमा बीवी, हम आपको पता है हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो कहते हैं कि सब लोगों को इजाजत मिलनी चाहिए। जहां तक हमारा ताल्लुक था, और हमें 20,000 ये भी गलत किया था। हमारा एक प्रोसेस है पाकिस्तान में, हमारी तरह इलेक्शन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, मैं दावे से करता हूँ। इसलिए कि हमारे 3 महीने मेंबरशिप का होता है और 4 साल हमारा टर्नओवर होता है। 3 महीने हमारे मेंबरशिप के लिए होती है, फिर 3 महीने के बाद हमारे विलेज काउंसिल से शुरू होके सुबह जिले तक जाते, जिले से होके फिर सुबह तक जाते और फिर मरकज का होता है। इस दफा ऐसा हुआ कि चूंकि जनरल इलेक्शन भी साथ आ गया था और हमारा वो भी स्टार्ट था, तो हमारी जनरल कौंसल होता है, हमारी कोई सदर या कोई एक बंदा ऑर्डर नहीं कर सकता है। 500 लोगों पे मुश्तमिल हमारा जनरल कौंसल होता है। उसने ये मंजूरी दी कि अगर जनरल इलेक्शन में हम इन्वॉल्व हो गए तो ये हम 6 महीने के लिए वो पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसलिए वो 6 महीने के लिए पोस्टपोन हुआ और अभी इलेक्शन कमीशन तो बादशाह लोग है, उनकी जो मर्जी है जो मर्जी कर दे। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि हम तो किसी के भी खिलाफ नहीं, हम तो कहते हैं कि सब लोगों को आजादाना तरीके से इलेक्शन में हिस्सा देना चाहिए कि ताकि ऐसे हो। आप हालांकि हमारे साथ ऐसा नहीं हो, हमारे लिए तो किसी ने भी आवाज नहीं उठाया था। 2013 में असमा बीवी आपको पता था कि हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे, और हम 2018 में भी, लेकिन तब भी हमने इलेक्शन का न बाइकआउट किया न इलेक्शन से भागा। और हमने इसके बावजूद भी कि दानली बीवी हमें इलेक्शन लड़ने भी नहीं दिया गया, लेकिन हमने रिजल्ट को तस्लीम किया क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं। हम कहते हैं कि लेकिन सर आप केपी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी केपी में कुछ कहा जा रहा है, ऐसी थ्रेट्स हैं, मौलाना फजल रहमान को हैं, कुछ आपकी जमात के जो सीनियर लीडरान हैं उनको थ्रेट्स हैं, इलेक्शन की इल्तवा की बातें होती हैं, बार बार सेनेटर्स इस हवाले से करारदादें हाउस के अंदर पेश करते हैं। तो आपको लग रहा है फाइनली हतमी इलेक्शन हो जाएंगे 8 फरवरी को? क्या देखिए जी, इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए, क्योंकि अगर 2013 के जितने हालात खराब थे शायद इस तरह के अभी हालात नहीं है, या 2018 के थे। लेकिन और तब भी इलेक्शन पोस्टपोन न हमने मुतालिबा कभी किया। आपने देखा होगा कि हमने कभी मुतालिबा नहीं किया था कि इलेक्शन को आप पोस्टपोन न करें या पोस्टपोन करें, हमने कभी भी नहीं कहा। हम समझते हैं कि ये मुल्क बगैर जमहूरियत की चल नहीं सकते, पार्लियामेंट की चल नहीं सकते, इसलिए हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। चले, बिल्कुल अच्छी बात है, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड उस तरह से मिलनी चाहिए। आप हमारे साथ ही रहिएगा। बप्पी साहब, ये जो आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ANP भी जाहिर बात आपको सपोर्ट कर रही है इस हवाले से कि किसी भी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो रिमार्क्स आए मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से, लगता था कि पूरे पार्टी आइन को खंगाला जा रहा है, पार्टी आइन पे उस तरह से वो कह रहे हैं अमल नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा पाकिस्तान का आइन टूट गया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके, उस पर अदलिया ने मसलियत से काम लिया, किसी की जिम्मेदारी को उस तरह से फिक्स नहीं किया गया। एक जमात के इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से एक एक चीज को मॉनिटर किया जाना, आपको लग रहा है कोई खुशी की खबर आएगी सुप्रीम कोर्ट से? क्या पूरी उम्मीद है आप? अच्छा देखें, अदलिया से या अदालतों से तो हमेशा पुरुमीद रहे, और पाकिस्तान में अगर कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टियों को कभी कोई रिलीफ मिला तो अदलिया से मिला, एंड आई होप कि विजडम विल प्रिवेल टुनाइट एज वेल। लेकिन इशू ये देखें कि इलेक्शन जो आपने बात की है कि इलेक्शन जो पंजाब का इलेक्शन था, अब इस वक्त जनवरी 2024 हो चुका है। पिछले साल जनवरी 14 से लेके आज जनवरी 14 पूरा 1 साल से निगरान सेटअप इस वक्त पंजाब और केपी में बैठा हुआ है। क्या ये एक सवाल के निशान नहीं है? क्या निगरान हुकूमतों का क्या ये हक शामिल है कि वो पंजाब में और केपी में बैठे रहे बगैर किसी सवाल जवाब के? जो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन होने थे उसकी डेट अगस्त में खत्म हो गई थी, तो असूलन 60 डेज के अंदर अक्टूबर में इस वक्त नई हुकूमत होनी चाहिए। इलेक्शन ऑलरेडी जो पंजाब और केपी के 1 साल लेट हो चुके हैं, और जो जनरल इलेक्शन जो उस वक्त नेशनल असेंबली की होनी चाहिए वो 4 महीने ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इसमें इशू के नुकसान किसका होगा? अवाम का। क्या निगरान गवर्नमेंट के पास कोई सेटअप होता है? क्या उनके पास कोई इस तरह का वो क्या कहते हैं नैरेटिव होता है कि वो पाकिस्तान की आवाम को आगे चला सके? एट द एंड इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ये भुगत रही है। हमें तहरीक इंसाफ, देखिए इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हैं,
उनके कागजात रिजेक्ट हो चुके, उन्होंने वजीर आजम नहीं बनना, हमारे पास कोई हुकूमत का चांस भी नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि जमहूरी ये रिवायात चलेंगी तो एट द एंड पाकिस्तान की आवाम को कुछ ना कुछ मिलेगा। जहां तक अदलिया की बात है, जो सवाल मैं देख रहा था, मैं थोड़ा सा खुद भी हैरान हूं जब ये कहा गया कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात के जो 6 या 8 जो मेन लीडरशिप है वो बिला मुकाबला इस वक्त क्यादत इलेक्ट हुई है, तो उस वक्त खामोशी थी। मतलब ये वो सवाल है जो कि हर जमात के साथ है, लेकिन हम इस वक्त ट्रायल पे हैं, हम क्योंकि इस वक्त निशाने पे हैं, तो हमारी हर चीज को जो है ना वो खंगाल खंगाल के देखा जा रहा है। और मैं हैरान हूं कि ऐसी छोटी छोटी बात कि मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो वहां पे वकील थे, उन्होंने जो एतराजात दाखिल किए कि जी इलेक्शन लाहौर में क्यों नहीं हुआ या इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुआ, पेशावर में हुआ तो किसी गांव में क्यों हुआ, तो और आपने ग्राउंड में क्यों किया। मतलब ये वो सवाल है जो कि खुद आज तो नौरीन भी बोल उठी ना, वो उन्होंने कहा इस्लामाबाद में आग पास बिल्डिंग है, वहां इलेक्शन हो सकता है, उससे पहले वो रो रही थी, आज वो भी बोल उठी। बीबी हकीकत तो ये कि इलेक्शन में इस्लामाबाद में कोई मैरिज हॉल हमें इलेक्शन कराने के लिए शादी हॉल देने को तैयार नहीं था। अच्छा। यहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस वहां पे सिक्योरिटी देने को, ये सारी दुनिया जानती। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के वोटर्स उस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए पेशावर पहुंचे थे, अगर मैं आपको वो रूट आज सुनाऊं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। मतलब यहाँ जनूबी पंजाब से या इधर से सिंध से जिस तरह लोग ट्रेवल करके गए थे और अपनी जान हथेली पे लगे इस्लामाबाद उन्होंने क्रॉस किया था मोटरवे, यानी 2-2 दिन पहले अजीब अजीब कपड़े पहन के कोई बसों पे चढ़ा, कोई ट्रक पे चढ़ा, कोई ट्रेन पे जा रहा था, कोई टोलियों की शक्ल में जा रहा था कि रास्ते में पकड़े ना जाए, और फिर भी जाके उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन कमिशन पाकिस्तान चाहता था कि तहरीक इंसाफ के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसके नतीजे में एक ऐसी लीडरशिप आए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। लेकिन फिर भी शोमाई किसके तहत फिर हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े। लेकिन आप शुक्रिया अदा करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इतनी सरतोड़ कोशिशें हो रही हैं कि आपका फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो हो सकता है वो जनरल इलेक्शन भी कुछ फेयर एंड फ्री करा लें, कुछ ऐसी एफर्ट कर ही लें, कुछ ना कुछ ऐसा लगता है। आप सिर्फ आज टिकट जमा कराने के प्रोसेस को देख लें, आपको समझ लग जाएगा। और अभी तो 25 दिन बाकी हैं, रोजाना कोई ऐसा चीज आएगी कि ये जलसा नहीं कर सकते, ये कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि ये वाहिद जमात है जिसकी अवाम में इतनी पजीराई है कि लीडरशिप के बगैर आप सिर्फ वो गाने तराने चला दे और खान साहब की फोटो लगा दे और 10-10 हजार बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। और आज बाकी जमातों के हालात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखते हैं बाकी जमातें क्या सोचती हैं इस हवाले से। हालात ये कि वो जलसा तो दूर की बात, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं कर पा रही। राना साहब, सिचुएशन में आप देखिए क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जी राना साहब, आप बाकी जमातें उस तरह से वो कह रहे हैं मैदान में नहीं निकल रही, मियां साहब भी हमें दिखाई नहीं दिए, जो अक्टूबर में आप लोगों ने एक जलसा किया और उसके बाद अभी तक दिखाई नहीं किया। आज खान साहब ने कुछ जो सहाफियों से उनकी बातचीत हुई है पेशी के दौरान, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ लंदन प्लान के मुताबिक हो रहा है और मियां नवाज शरीफ साहब जो 2 अंपायर खड़े करके मैच खेलने के आदी हैं और अभी भी वो इसी तरह से चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, बात ये कि आरटीएस बिठा के कौन आया, किसने हुकूमत जो है वो नैपी चेंज करा के की, किसने जो है वो बैसाखियों के बलबोते के ऊपर ऑपोजिशन को रगड़ा निकाला और सारे मामलात उनके भार के साथ पूरे किए। तो आज जब ये जमहूरियत की बात करते हैं, जबकि इनका जो धरने से लेके उससे पहले तक जो मीनारे पाकिस्तान का जलसा है, अब तो लोगों को हकायक पता चल गए हैं कि ये कहां से स्पॉन्सर हुए थे, कैसे आए थे इक्तदार में। और फिर इन्होंने जब हुकूमत भी की, देखें एक गवर्नमेंट ऑपोजिशन का रिलेशनशिप होता है, वर्किंग रिलेशनशिप होता है, मुल्की एजेंडे पे काम करते हैं, इन्होंने तो उसको भी ब्रेक लगा दी। तो जमहूरियत को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया खान साहब से ज्यादा, वो तो शायद ही कोई सियासतदान हो जो हालिया पिछले चंद सालों के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत की बातें इनसे आती हुई अच्छी नहीं लगती। देखें, पीएमएलएन चाहती है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क के अंदर कुछ हकायक हुए और यहाँ पोलराइजेशन की गई, यहाँ आग लगाई गई, इंतशार फैलाया गया और उसके नतीजे भयानक थे। तो आज आप ये कहें कि हम उन सारी चीजों को भूल जाएं, उनको हम भूल के आगे बढ़ें, तो ऐसे नहीं होता। उसकी भी हम तो समझते हैं कि देखें कैपिटल हिल पे भी हमला हुआ था, कैपिटल हिल भी एक बिल्डिंग थी, सिंबॉलिक एक चीज थी, वहां जाके कौन सा, तो उधर तो 350 लोगों को सजाएं हो गई। हम तो कहते हैं अभी तक सजाएं भी नहीं हुई। और हम ये नहीं कहते कि किसी को गलत, तो उस तरह से एविडेंस भी नहीं पेश किए जा सके ना, किसी की जिम्मेदारी को उस तरह से फिक्स नहीं किया गया। जो कुछ लोग मौजूद हैं उन पे मिलिट्री केसेस चल रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, ये भी तो चीजें आपके सामने हैं। निशान उठता है कि भाई 6-8 महीने हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला और एक जमात जो है
है बिल्कुल हम तो डिमांड करते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, पता चले लोगों को, हकायक पता चले, ताकि ये जो झूठा बयानिया बनाया जा रहा है आज भी जो है उस पर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है वो खत्म हो। तो हमारी भी ये डिमांड है। लेकिन देखिए हम यहाँ यही कहते हैं कि इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। वो होंगे कैसे? आपको लग रहा है फ्री एंड फेयर हो जाएंगे? जाहिर बात है बहुत मुश्किल हालात है, मुश्किल माहौल है। अभी भी लोग, हम कहीं भी जाते हैं एक पहला सवाल होता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखिए पीटीआई जरूर ज़ेरे ताब है और उसकी वजूहात मैंने बयान कर ली, लेकिन उसके अलावा तो सारी जमातें जो हैं वो अपना मामला जो हैं चला रही हैं। और पीटीआई के अंदर भी जो लोग बहुत सारे लोग, सब लोगों के 70% या 80% लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए। लोगों को अभी जो लोग इश्तिहारी भी थे, जो लोग गायब भी थे, मतलूब भी थे, उनके भी पेपर एक्सेप्ट हो गए। तो तो मेरे ख्याल से कोई इतना भी कोई मामला नहीं है जितना बिल्डअप किया जा रहा है। अच्छा जाहिद खान साहब, आपको लग रहा है क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है तमाम सियासी जमातों को उसी तरह से जैसे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? और क्या इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त एक ही जमात के पीछे पीछे भाग रहा है, अब तो लगता है कोई ज्यादा पर्सनल नौयत का मामला हो गया जो अभी तक हम सारा सीन देख रहे हैं? देखिए मुझे तो इसके मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि मैं तो अपने कैंपेन में भीड़ में हूँ। और ये बात करना कि कोई और पार्टी निकल नहीं सकते या कोई और पार्टी, आज भी मैंने 3 मीटिंग्स किए, अभी चौथे में जा रहा हूँ, 7:30 बजे मेरे आखिरी जलसा है। तो ऐसा नहीं है, लोग हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है और सारी पॉलिटिकल पार्टी कर रहे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती बाकी नहीं कर सकते। देखिए हार जीत एक अलग चीज होता है, लेकिन आसमा बीवी जो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, क्या वो सिलेक्शन नहीं था? वो तो ओपनली सिलेक्शन था। मैं जीत चुका था, जो अभी जिस साल के से लड़ रहा हूँ, और मेरे से चीन के ले लिया। हाँ। तो वो तो सर ये किसने किया? अब जाहिद खान साहब, ये भी एक सवाल होता है ना कि वो यहाँ ये कहते हैं आरटीएस बिठा दिया गया। आज खान साहब भी इसी पे बात कर रहे थे कि आरटीएस बिठा के हमारी सीटें कम कर दी गई। आप उसकी शिकायत करते हैं। नून लीग उस वक्त पावर में कौन था, ये आप सब जानते हैं। किसके कहने पे हुआ? कौन मैनेज कर रहा था उस वक्त के इलेक्शन को? देखिए जी, आपको पता है कि यहाँ इधर इलेक्शन जो मैनेज करता है वो उनके उस वक्त उनके साथ था। जो आज वो किसके साथ है ये भी बता दें। आज वो किसके साथ है? नहीं, मुझे तो अभी मैं हकीकत बता दूं, हमें यहाँ पे जो जहाँ मैं हूँ यहाँ पे तो कोई चीज मुझे ऐसे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम लीग का बहुत कम तादाद है। तो यहाँ पे इस तरह बात तो न मैंने देखी है और न मुझे नजर आ रही है। और चूंकि मैं मीडिया से भी कटा हूँ, आपके मेहरबानी का आपने मुझे ले लिया है। जी। क्योंकि मैं तो सुबह से निकलता हूँ, हमारे सारे पहाड़ी इलाका है और इसमें हम घूम फिर के अभी भी मैं एक जलसे से आया हूँ, एक शहर में मेरा भी एक जलसा है। शहर तो नहीं, छोटा सा कस्बा है। जी। और फिर मैं जाऊंगा। तो हम समझते हैं कि हर एक को मिलना चाहिए। हम तो अभी भी जमहूरी लोग हैं और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन में हार जीत होते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन देखें जो 2018 में जो कुछ हुआ वो अगर आज भी होता है तो हम समझते हैं कि वो भी गलत था और ये भी गलत नहीं होना चाहिए। मोहनबाज बप्पी साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने है। मामला टाइम के साथ साथ चीजें चलती जा रही हैं और खासी गंभीर हमें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। चीफ जस्टिस आज ये कह रहे थे बुनियादी सवाल ये कि जमहूरियत होनी चाहिए, पार्टी पर आइन का अमल दरामद होता है या नहीं होता। तो आपको लग रहा है ये जो सारी बातें अब आप लोगों को बताई जा रही हैं, कोई सबक तो नहीं सिखाया जा रहा क्या आपको? सबक तो जी बहुत सारा सीख चुके हैं और सीखते रहेंगे जब तक जैसे हालात चल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप इस वक्त कंपैरिजन कीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की सियासत को एक सिस्टम के खिलाफ। अब पूरे 1 साल से अगर आप देखें तो हम चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो और बाकी तमाम जमातें चाह रही इलेक्शन ना हो। आप अगर देखें पिछले साल जब प्रताप बंदियाल साहब चीफ जस्टिस है तो जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो उस वक्त हमारी कोशिश कि मई में इलेक्शन हो जाए और तमाम जमातें इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस चलता जब यहां तक पहुंचा तब सेनेट की करारदाद में देख रहा था, पिछले हफ्ते आई 2 से पहले सेनेटर दिलावर साहब ने दी, फिर सेनेटर हिदायतुल्ला। अब ये दोनों आजाद ग्रुप हैं, कोई पॉलिटिकल जमातें नहीं है। बैठे बैठे एक दरखास्त आ जाती है कि सेनेट के इलेक्शन को पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से डिले कर दिया जाए। कोई लॉजिक, कोई रीजन ऐसा नजर नहीं आता सिवाय इस चीज के अलावा कि एक जमात जो कि अपैरेंटली नजर आ रही है कि पाकिस्तान में 80% लोगों की नुमाइंदगी कर रही है और पॉपुलैरिटी में इस वक्त इलेक्शन रोल्स में वो 80% इलेक्शन सीटें जीत जाएंगी।
उसको किसी तरह सिस्टम से बाहर फेंक दिया जाए। बीबी आप हमें 2 मिनट के लिए निकाल दीजिए, आप खान साहब को निकाल दे, तरीके इंसाफ को निकाल दे, हमें इससे कोई नहीं फर्क पड़ा। 250, 300, 800, 700 लोग अगर असेंबली में नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उन 25 करोड़ अवाम का कसूर क्या है जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी? हकीकत जानिए, एक आम सा शख्स जो गांव में बैठा होता है, जब वो वोट कास्ट करता है तो अपने मुल्क का वजीर आजम या वजीर आला सेलेक्ट कर रहा होता है, तो वो अपने माइंडसेट को किसी तरह ट्रांसलेट कर रहा होता है। अगर वो ट्रांसलेट नहीं होगा तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से जो एक माशी बदहाली का जो सिलसिला है वो रुक नहीं पाएगा अगर आपने ये इलेक्शन फ्री फेयर ना करवाए, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ना रखा, तो इन इलेक्शन के नतीजे में जो भी एक डमी गवर्नमेंट आएगी, यकीन जानिए पाकिस्तान के हालात इससे ज्यादा बदतर होंगे। आपके माशी हालात बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, इंटरनेशनल ओवरसीज जो देते दुनिया है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं या जो एड एजेंसीज हैं, वो कभी भी उस गवर्नमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं होगी जिनका लोगों पे एतमाद। लेकिन ये जो इंतखाबी निशान अलॉट करने का बप्पी साहब मामला है, तो ये इतना ज्यादा पेचीदा हो गया। आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कहीं से दबाव है कि प्रेशर है कि पीटीआई को सबक सिखाना है और पीटीआई को ही रगड़ा देना है? ऐसा लग रहा है कहीं से दबाव है? दबाव तो यकीनन इलेक्शन कमीशन पे है, लेकिन मसला ये कि क्या इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है, क्या अपने फराइज को अदा कर रहा है? एक मतलब यकीन जानिए, एक 22 ग्रेड का ऑफिसर इस वक्त बैठा जो इलेक्शन कमीशन को हेड कर रहा है, क्या उसके पास ये राइट है कि पाकिस्तान की अवाम की तकदीर का फैसला वो अपने कलम से करना शुरू कर दे? ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और मजे की बात है कि आपको पता है खान साहब के जो पेपर रिजेक्ट हुए थे वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट में हो गए। यानी कि इलेक्शन कमीशन की इज्जत, उनकी अना, उनकी ईगो इतनी बड़ी है कि एक ऐसी बड़ी जमात जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इतनी बड़ी जमात का जो एक लीडर है, उसको तौहीन अदालत में उसने उसको जनाब फौरन मुल्जिम बना दिया और उसके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो गए। जहां पे अनाए आपके कद से बड़े हो जाए, जहां पे इदारों के जो बैठे लोग हैं वो इदारों से बड़े होना शुरू हो जाए, वहां पे पाकिस्तान क्या किसी दुनिया का कोई बड़ा मुल्क है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। सो द ब्लेम ऑल गोज डाउन टू इलेक्शन कमीशन। अब उस पे प्रेशर है नहीं है, वो सस्टेन कर रहा है, अदलिया क्या करिए, बहुत बड़ी लंबी बड़े सवालात हैं, जाहिर बात है चीजें सामने आ जाएंगी वक्त के साथ। राना साहब, आपको क्या लग रहा है? आपकी पार्टी के अंदर भी इस वक्त हम इख्तलाफात देख रहे हैं, बहुत सारे अरकान, दानिया अल अजीज हो गए, मोहम्मद जुबैर हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए। टिकटों की तकसीम पे नजरियाती कारकुन जो हैं, वर्कर्स उस तरह से नाराज हैं। तो आप क्या कहते हैं कि क्या नून लीग भी कुछ मसलत पसंदी का शिकार हो गई? कहीं क्योंकि आपने IPP को अकोमोडेट करना, कहीं आपने MQM को अकोमोडेट करना, तो जेन्युइन लोगों को इस तरह से टिकट्स नहीं दिए गए जिस तरह से डिमांड थी। देखिए, टिकट्स देने का जो प्रोसेस है उसमें आप कभी भी 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते और उसके अंदर लोगों के एतराज़ात बनते हैं। और फिर जब आपकी कमिटमेंट्स हों और आपने अलायंसेस की हों तो वो और भी मुश्किल हो जाता है कि आपके जो लॉयलिस्ट हैं कुछ जगहों पे इग्नोर होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल लोग इग्नोर हुए, लेकिन जो हमारी क़यादत है उन लोगों से राब्ते में है और उनको सेटिस्फाई किया जाएगा और उनको पार्टी साथ लेके चलेगी। लेकिन आप अपने मामले में मुतमईन हैं क्या? देखिए, ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन मैं पिछले 30 सालों से इस जमात के साथ हूँ, मेरी फैमिली इस जमात के साथ है। और बात यह है कि ऑप्शन क्या है कि मैं अपनी जमात के खिलाफ चला जाऊं, 30 साल की जो वाबस्तगी है उसको छोड़ दूं, या अपने जमात के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा हूं। तो ये एक पर्सनल मेरी चॉइस है कि मैं इस जमात के अंदर रह के अपनी लड़ाई लड़ूंगा। और लेकिन लोग ऐसा नहीं भी चूज करते। मैं समझता हूं कि हमने कम से कम ऐसी सियासत नहीं की कि हम जमात से अगर नाराजगी हो या जमात से कोई अगर इशू हो तो हम जमात से अलग हो जाएं और खिलाफ बोलना शुरू हो जाएं। हम जमात के अंदर अपनी जद्दोजहद चलें। आप कह रहे जद्दोजहद, क्या राजा रियाज को अकोमोडेट करना ज्यादा जरूरी था बनिस्बत आपकी? जाहिर बात है 30 साल की कमिटमेंट है आपकी पार्टी के साथ और एक जद्दोजहद है आप लोगों की। राजा रियाज को भी नहीं अकोमोडेट किया गया जी, उनके बेटे को किया गया। वो उन्होंने कहा ना मेरी सेहत खराब है तो मैं मेरी जगह मेरा बेटा अब लड़ेगा इलेक्शन। जी डेफिनेटली, ये पार्टी ने उनको बेहतर कैंडिडेट समझा होगा तो उनको टिकट दिया है ना जी। ठीक, तो ये बाकी जो मामलात हैं जो खान साहब अभी बार बार बात कर रहे हैं लंदन प्लान के हवाले से और मियाँ साहब के हवाले से, और खाकान अब्बासी भी इस वक्त कह रहे हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की अब की सियासत है वो उससे मुतफिक नहीं है, उस तरह से उनके साथ नहीं चल सकते। वो यही कह रहे हैं, जाहिर बात आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त हो चुके हैं। ये देखें, हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हम समझते हैं कि अवामी राय जो है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए है वोट्स के अंदर और उसी के थ्रू जो है वो हुकूमत मुंतखब होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ दोबारा मैं रिपीट करूंगा, इन्होंने कहा 25 करोड़ की नुमाइंदगी जो है वो होनी चाहिए, तो 25 करोड़ की नुमाइंदगी पीटीआई नहीं कर रही। पीटीआई जो है वो RTS बैठा के आप 25 करोड़ की नुमाइंदगी
नहीं करते, ना आप पनामा से इकामा निकाल के सजाएं दे के लोगों को जो है वो 25 करोड़ की नुमाइंदगी करते हैं, और जब आपको नुमाइंदगी मिल जाए और वो भी कोalition की हो और वो बना के दी गई हो तो वो 25 करोड़ की नुमाइंदगी नहीं होती। इलेक्शन में मौका मिलेगा लोगों को वोट डालने का, यानी कि इनको अगर बल्ले का निशान मिलता है मिले, इनको कोई और निशान मिलता है वो इनके मामलात हैं जो भी है। खैर इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में होंगे, अवाम के पास बहरहाल चॉइस होगी कि वो इनको सिलेक्ट करते हैं या हमें करते हैं या किसी और जमात को करते हैं। तो ये पता चल जाएगा कि किसके साथ 25 करोड़ के अवाम जो है वो खड़ी है और किसको वो इक्तदार में लेके आना चाहते हैं। इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं 8 फरवरी को, तो ये फैसला हो जाएगा। बेहतर फैसला जाहिर बात है पाकिस्तान के अवाम करेंगे। जाहिद खान साहब, आपको क्या लग रहा है वाकई अवाम इस वक्त किसके साथ खड़े हैं? कुछ कोई खास एक अहम शख्सियत है उनके साथ हैं या? एक बात की जी जी कि जो चीफ जस्टिस साहब थे, साकिब निसार हो गया या बंदियाल हो गया, देखिए जो सबसे बेड़ा गर्क किया इस अदालतों ने, इस पाकिस्तान के आईन के और जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने वाली ये हमेशा के लिए बी टीम बनी है और इसने इस मुल्क को इसने हद पे पहुंचाने वाली है। देखिए 63A का जो बंदियाल ने तशरीह की, बल्कि तशरीह की री राइटिंग किया, उससे ये सारा खराबी पैदा हुई। जो न केयर टेकर जो बैठे थे, इलेक्शन हुआ और न इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन होते होते यहाँ तक आ गया, मैशत भी बैठ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि पहले तो इन चीफ जस्टिस के खिलाफ केस बनना चाहिए, गद्दारी का केस होना चाहिए, क्योंकि इसने तो इस आईन को तो पामान उन लोगों ने किया ना जो अपने आप को आईन के मुहाफिज कहते हैं। हम तो समझते हैं कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा नुकसान जुडिशरी ने पहुंचा है, पार्टी 7 से लेकर आज तक। जो भी फैसले उन लोगों ने किए वो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ की, जमहूरियत के खिलाफ की, आईन के खिलाफ किए। अगर वो बंदियाल वो फैसला न करता तो शायद ये नौबत न आते जो आज जो एक पार्टी उसकी शिकार है या 2 पार्टी शिकार है या है या नहीं है। लेकिन सारा मसला तो वही है, अगर 2018 में साकिब निसार ने क्या नवाज शरीफ को नाअहल किया, ताहयात नाअहल किया, उसके पार्टी पे बैन लगा दी, उसके जो सेनेट में लोग थे वो आजाद हैसियत से आ गए, तो ये क्या वो सही था? तो जब ऐसे आपकी अदालतें फैसले करते रहेंगे, जब आपकी अदालतों ने इस मुल्क को इस हद तक पहुंचाया, तो पहले तो मुझे तो पहले तो चाहिए कि उनका एहतिसाब हो। बिल्कुल, ये जो अदालतें जाहिर बात है सहूलतकारी करती हैं, और अभी भी आपको खास एक मंजर दिखाई दे रहा है कि खास शख्सियात के लिए भी सहूलतकारी हो रही है, खास किस्म का रिलीफ भी मिल रहा है, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है, अभी तो हम इस्लामाबाद में ऐसी खबरें सुन रहे हैं कोई माशी इमरजेंसी लग सकती है, कोई नया PCO आ सकता है, जजेस जो है इस्तीफे देने जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? आपको लग रहा है अभी भी कुछ ऐसा ही प्लान चल रहा है या ऐसी तरह से काम हो रहा है? देखिए जी, जो जजेस इस्तीफा दे रहे हैं ना, ये अपनी चोरियों से भागने के लिए गए। इनका एहतिसाब होना चाहिए, कड़ा एहतिसाब इन जजों का होना चाहिए, क्योंकि ये इस मुल्क के सबसे बड़े जो करप्ट है यही लोग हैं। और आप जो जिसने इस्तीफा दिया, आपको पता है उसके खिलाफ जब केस आया तो इस्तीफा दीजिए कि मैं बच जाऊंगा, या जो दूसरा इस्तीफा दे चुका है या तीसरा जो इस्तीफा दे रहा है, इनके खिलाफ इंक्वायरी हर सूरत में होनी चाहिए। सिर्फ सियासतदानों के ऊपर तलवार नहीं लटकनी चाहिए, चाहे इस मुल्क में जजेस है, जर्नल है, कुछ भी है, सबके खिलाफ एहतिसाब हो, ताकि तब ये मुल्क ठीक होगा। वरना ये मुल्क ऐसे चलेगा जिस तरीके से है और आखिर ये डूब जाएगा। आज भी हमारे मैशत हम तबाही के दहाने पे है। हम तो इस हद तक गए हैं कि पता नहीं सर्वाइव ये मुल्क आगे करेगा कि नहीं करेगा, जो सूरत हाल है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्शन हो, चाहे जिस तरीके से भी हो। मैंने आपको अर्ज की कि 2013 में जो हमारे साथ हुआ, हमने इसलिए उस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया कि हमने कहा कि लंगली लूड़ी जमहूरियत मुल्क के लिए बेहतर है, न कि डिक्टेटरशिप। फिर 2018 में जो हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमारी सीटें छीनी गई, हम अपने शहीदों की लाशें उतारते रहे। हमारे लिए तो न मीडिया ने बोला, न कोई इंटरनेशनल जो हमारे ह्यूमन राइट्स वाले एजेंसीज है, न उनने कहा, न हमारे इदारों ने कहा, न हमारे जुडिशरी ने कहा। बात है, बहुत सारी आपकी भी शिकायत है, रिजर्वेशंस हैं, जो अभी बात करें जुडिशरी के हवाले से। नवाज साहब, ये जाहिर बात है मामला घूम फिर के कहीं ना कहीं से अदालतों के पास जा पहुंचता है और उन्होंने ही स्पेस देनी है सबको और चीज़ों को दुरुस्तगी करनी है। तो मैं फिर आपसे यही जानना चाहूंगी, जाहिर बात है बहुत लंबी आज सारे दिन की हेयरिंग हुई, एक एक रिमार्क्स सुने गए जो जज साहिबान थे, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान, आपको क्या लग रहा है, कुछ माइंड सेट नजर आ गया आपको? जजेस बड़ा टफ टाइम दिया आपके वकला को, उस तरह से बोलने भी नहीं दिया, उस तरह से इजाजत भी नहीं दी गई, तो क्या लग रहा है, बाकी कोई इंसाफ लग रहा है आपको होता हुआ दिखाई देगा? थोड़ा सा वैसे कबल वक्त हो जाएगा उस पर बात करना। सेनेटर अली ज़फ़र और हामिद खान साहब ने जिस तरीके से पार्टी को डिफेंड किया, आई मीन सारी दुनिया देख रही थी। आई मीन ये इन कैमरा सेशन जो है ना, एक किस्म का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था
और इलेक्शन कमीशन के यहाँ पे एतराज़ात क्या थे, और जिस तरीके से मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने, ये जज साहबान ने सवालात पूछे, वो भी सारे पाकिस्तान ने देखे। आई एम श्योर कि इस किस्म के फिल्टर में से, इस किस्म के प्रोसेस में से कोई भी जमात गुजर रही होती तो उसके साथ क्या होना था वो हमें अंदाजा है पड़ा। बट हैविंग सेड दैट, मैं जाहिद खान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हमेशा कोई अच्छे हरूफ में याद नहीं रखा जाएगा। पिछले 1-1.5 साल के अंदर जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को, जैसे अभी राणा साहब फरमा रहे थे कि जी शायद 18 में RTS बैठ गया होगा, तो पिछले 1-1.5 साल में ये बल्कि सिर्फ 4 महीने लगा दे कि 19 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक दरखास्त दाखिल होती है, वो तारड़ साहब करते हैं, 21 को उनकी अचानक जमानत हो जाती है नैब के उधर से, और 21 को लैंड कर जाते हैं, सीधा जलसा करते हैं। उसके बाद जहां से इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वहां का जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर कहता है, वो जो हाई कमिश्नर है वो उनको सी ऑफ करता है, यहाँ पे उनके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं। 1 महीने बाद जनाब कैबिनेट जो है ना, पंजाब की कैबिनेट वो लिख के देती है कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस खत्म कर दें। फिर उसके बाद आपको पता है एवन फील्ड रेफरेंस खत्म हो जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। यानी कि जो शख्स 4 साल से मुल्क से बाहर था और वो एक कन्विक्टेड था, वो अचानक विद इन 2 महीने के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बन जाता है। और तो और के रिटर्निंग ऑफिसर उसके कागजात पहले एक्सेप्ट कर लेता है, और मुअज़्ज़ज़ अदलिया उसको बाद में कहती है, सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि जी उसकी जो तायात नहीं ली थी वो 5 साल के लिए थी। ये वो सवालिया निशान है जो अदलिया पे उठते हैं और ये पूछे जाएंगे, और तारीख में कभी कोई चीज छुप नहीं सकती। तो आई एम श्योर कि अदलिया का जो पास कैरेक्टर है वो कोई इतना ज्यादा ठीक नहीं है, बट आई होप कि आज कोई विजडम प्रिवेल करेगा। पाकिस्तान की अवाम की जो एक असल जो एक जस्ट है, जो नुमाइंदगी है, आई एम श्योर कि अदलिया के फैसले में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट जरूर करती है। आपको लगता है कि कुछ अच्छी चले, लगता है कोई खबर आ जाए आपके लिए? राना साहब, ये जो अभी बात हो रही है, क्विक रिलीफ दिया गया और इसकी मिसाल हमने देखी, मियां साहब वहां से लंदन से चलते हैं और यहाँ पहुंचते हैं, बायोमेट्रिक्स तक उनके एयरपोर्ट पे हो जाते हैं, तमाम अदालती अमला वहां मौजूद होता है, उसके बाद एक हेयरिंग पे, एक अपील पे सारी अपीलें वापस ले लेता है नैब अपने। तो आपको लग रहा है क्विक रिलीफ दिया गया अदलिया की जानिब से भी आपके कायद को, और इस पर ज्यादा तनकीद भी हो रही है और आपकी पार्टी के अंदर के लोग भी इससे इख्तलाफ कर रहे हैं इस वक्त? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि क्विक रिलीफ आप किसको कहते हैं कि 2017 में आप वजीर आजम हो और वो आपसे वजारत उज़्मा छीन ली जाए, आपसे सदारत छीन ली जाए, आपकी बेटी को, आपके दामाद को जो है वो जेलों में डाल दिया जाए, आपको जलावतनी काटनी पड़े, और फिर जब आप के ये साबित हो जाए कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो PTI की टिकटें बांट रही थी वो रंगे हाथों पकड़ी जाए, एक्सपोज हो जाए, तो फिर कौन सी क्विक रिलीफ मिली? आपने तो मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया, जमहूरियत भी डीरेल हुई। आप जो जिस तरह का ये एक सेटअप था जो PTI के दौर में था, वो जमहूरी सेटअप तो नहीं था, तो वो भी आपने देखा, मईशत भी खाई में गई, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा, और फिर जब आप फाइनली इंसाफ होता है तो उसको कहते हैं कि रिलीफ मिल रहा है। देखिए, जो PTI जो जेरे अताब है वो तो 9 मई तो सबने देखा ना, साइफर का ड्रामा तो सबने देखा, एब्सोल्युटली नॉट का जो फेक प्रोपेगेंडा था जो वो सबने देखा, इंपोर्टेड साजिश का जो हुकूमत जो फेक प्रोपेगेंडा था जिसको आप ऑन नहीं कर सके किसी मीडिया इंटरव्यू के ऊपर, खान साहब 200 उन्होंने किए। तो जब आप ये सियासत करते हैं मीर जाफर मीर सादिक की, अवाम को आप टकराव के साथ, रियासत के साथ टकराते हैं, तो फिर उसके नताइज भी आप देख रहे हैं कि क्या है। आज ये उसका कंपैरिजन आप पनामा से करें जिसमें नाम ही नहीं था, तो मैं समझता हूं ये ठीक कंपैरिजन नहीं है। और लेकिन आप ये नहीं समझते जिन्होंने आपको निकाला था, बाहर भेजा था, उन्होंने ही आपको वापस लाने में प्रॉपर किरदार अदा किया और ये आपके लोगों ने माना? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा 2019 में राब्ता किया जनरल बाजवा की तरफ से, फिर उसके बाद कोविड आ गया कि आपको पंजाब देने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर वहां से ऐसे मामलात हो रहे थे तो फिर जिन्होंने निकाला वापस भी वो आपको लेके आए, जिन पे आप इल्जाम लगाते हैं RTS बिठाया गया, वापस भी आपको लाने वाले वो थे। इसमें फर्क क्या है? देखें, जो PTI की हुकूमत थी पंजाब में, इनके पास मेजॉरिटी तो नहीं थी, इनको लेके दी गई। तो जिन लोगों को इन्होंने एंटर करवाया इस जमात में, जिन लोगों ने इनकी हुकूमत चलाई, चाहे वो पंजाब की हो चाहे वो वफाक की हो, वो एक सपोर्ट पे ये हुकूमत चल रही थी। उसका स्विच ऑफ हुआ, बिल्कुल जब स्विच ऑफ हुआ, सियासत से पीछे हटी एस्टैब्लिशमेंट, तो ये हुकूमत गिर गई, अपना भार नहीं उठा सकी। तो अच्छा, लाने वालों में से आप नहीं मानते कि वो आपको लेके आए हैं वापस आपके लीडर को? चले वो पीछे हटे और हम अच्छा पीछे हटे, सिर्फ पीछे हटे, सपोर्ट चले साइड पे होगी।
जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया अभी चौधरी मंजूर साहब ने, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आपको वेलकम भी कहते हैं डिस्कशन में। चौधरी मंजूर साहब, अभी ये जो सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं, अभी यहाँ प्रोग्राम में हम डिबेट कर रहे थे, आपने अभी हमें ज्वाइन किया, जुडिशरी के हवाले से भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा सियाफ फैसले हुए, एस्टैब्लिशमेंट के किरदार पर भी बात हो रही। आपको लग रहा है अभी तक तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत बिलावल भुट्टो जरदारी रोज़ाना करते हैं, आपके लिए मामलात ठीक हैं, सेटल्ड हैं इस वक्त क्या? नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसकी बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले की है और हम उसको देख रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है उसको ठीक होना चाहिए और हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, जो कि इस वक्त तक तो नहीं मिल रहा। पार्टीजन है जो इंतजामिया है, वो पार्टीजन है। ठीक, तो अभी इंतजामिया ही वो डीआरओ है, डिप्टी कमिश्नर ही डीआरओ है, तो अगर वो पार्टीजन है तो कैसे इलेक्शन फेयर होंगे? तो अभी लग रहा है इस तमाम के सिनेरियो में इलेक्शन वाकई साफ और शफाफ होंगे, क्योंकि अभी से सवालात उठ रहे हैं इलेक्शन की शफाफियत पे। पीटीआई का जिक्र करते हैं, बल्ले का निशान है नहीं है, उनका वोटर कंफ्यूज्ड है। अभी नजरियाती पीटीआई के हवाले से उन्होंने कहा वहां से वो टिकट अपने जमा कराएंगे। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कह दिया जी एक वर्कर एक जमात के साथ रजिस्टर है तो दो के साथ वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आपकी जमात में क्या स्टेटस होगा? एक 3P है और एक 4P है, तो क्या वहां भी ये मामला तो नहीं जेर बहस आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा इशू इसलिए नहीं है। पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का दोनों का आपस में लिख पढ़ के अलायंस किया। अच्छा, ठीक। दोनों अलग-अलग पार्टियां रजिस्टर्ड है, दोनों के उहदेदारान अलग है, डिफरेंट है। हमारा कोई ऐसा उहदेदार नहीं है जो दोनों पार्टियों का मेंबर है। ठीक। और फिर उसके बाद जो है वो दोनों पार्टियों ने बाकायदा एक आपस में मिले, एग्रीमेंट किया और उसके बाद हमने बाकायदा लिख कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको तीर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इंतखाबी निशान तीर से इलेक्शन लड़ना चाहती। सही। तो उसके बाद उन्होंने हमें तीर का निशान दिया, लेकिन हमारे पास तलवार का निशान भी है जिससे हम फिलहाल इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो इसलिए जरूरी है कि अगर कोई ऐसी बात है तो वो फिर दोनों पार्टियां आपस में अलाइन करें, बाकायदा लिख कर दें। तो आप इलेक्शन कमीशन के किरदार से मुतमईन है इस वक्त क्या? नहीं, इलेक्शन कमीशन का तो किरदार जो भी है, लेकिन असल तो इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ना। ठीक। मैं तो काफी देर से कहता आया हूँ। पहली बात यह है कि कभी आप इंसामिया पे डालते हैं, कभी आप अदलिया पे डालते हैं। जब इनका डीआरओ यहाँ पे मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जी जी, तो वो डीआरओ क्यों नहीं बनता? सही। उसके इलेक्शन ऑफिसर्स मौजूद है, वो आरओ क्यों नहीं बनते? ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए हमेशा के लिए। कभी किसी को, कभी किसी के कंधों पे, कभी किसी के कंधों पे, वो खुद अपने कंधों पे लेना सारी जिम्मेदारी। सही। तो इस हवाले से दूसरी बात ये है कि देखिए पहले 2 इलेक्शन थे, वो दोनों भी कंट्रोवर्शियल थे, 13 का और 18 का, लेकिन वो इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल हुआ और ये इलेक्शन है जो इलेक्शन होने से पहले कंट्रोवर्शियल हो गया। ट्रू। तो अभी क्या होगा इसके हवाले से? चलें, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और आखिरी बात करेंगे ऑन अब्बास बपी साहब, क्या अभी ये बल्ले का निशान भी अगर नहीं होता, नजरियाती के साथ भी कोई आप लोग नहीं जा सकते, तो फिर किस हैसियत से इलेक्शन में आप उतरेंगे? क्या एंड टाइम पे हम ये नहीं देखेंगे कि पीटीआई कोई बायकॉट तो नहीं करेगी इलेक्शन से? क्या आपको लग रहा है? भी वो बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो कभी कभार वो बैट टूट जाता था तो हाथ में वो मोटरी रह जाती थी, तो एंड पे अगर वो भी रह जाए ना तब भी लोग, मैं एक थोड़ा सा आइडिया दूं, इस दफा लोग जो है ना, जितना कुछ पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने फेस किया, जिस दिन से हमारी हुकूमत को गिराया गया है, लोगों ने फैसला किया है कि उन्होंने जाके अपना गम, अपना गुस्सा, अपनी दुआएं, अपने एहसासात, ख्यालात को 8 फरवरी को जाके निकालना जरूर है। ये पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद दिन होगा जिस दिन किसी शख्स को ना बस की जरूरत होगी, ना वैगन की, ना गाड़ी की, ना मोटरसाइकिल की, ना किराए की किसी गाड़ी की। लोग अपने घर से एक फरीजा समझ के, एक नेशनल ड्यूटी के तौर पे निकलेंगे, चाहे जो भी निशान हो, बल्ला हो, बल्लेबाज हो, कोई भी निशान दे दिया जाए, उसको ये पता हो कि इस तस्वीर के पीछे, इस शख्स के पीछे इमरान खान खड़ा है, इस शख्स के पीछे इमरान खान का पाकिस्तान खड़ा है। लोग उस दिन वोट डालेंगे, नो मैटर व्हाट यू डू। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद आ जाएगी, अभी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
नो मैटर व्हाट, एज लॉन्ग एज कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है इमरान खान की आइडियोलॉजी को, उसके नजरिए को, लोग उसके लिए निकलेंगे, निशान कुछ भी हो जाए। सो आई एम श्योर कि दिस डजंट रियली मैटर फॉर अस एनीमोर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बस बपी साहब, राना साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जैसे कि सब यही कह रहे थे, अगर कोई भी निशान हमसे ले भी लिया जाता है, बल्ले का निशान, तो किसी और निशान के साथ उनका वोटर इस मैदान में इस कमिटमेंट के साथ जरूर उतरेगा कि उन्होंने अपनी जमात को वोट करना है। देखते हैं आने वाला वक्त इस हवाले से बेहतर फैसला कर सकता है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।